Hello and welcome to Filler Form. I am Aleem Akhtar, sociology teacher at Filler Form. हम लोगों ने टैलकट पार्सन्स के जो भी कॉन्सेप्ट थे उसको कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग चूंकि हम लोग रॉबर्ट किंग मर्टन के कुछ कॉन्सेप्ट किए थे और कुछ कॉन्सेप्ट बच गए थे उनके, उसी को कंटिन्यू करेंगे। 2 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। आप लोग कंफर्म करिए वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है। Confirm that voice and PPT clear or not. ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने अभी तक फिलर फॉर्म ज्वाइन नहीं किया है वो मेरा रेफरल कोड अलीम10 यूज कर सकते हैं, जिससे आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये रेफरल कोड ऑल कोर्सेज के लिए अप्लाई होता है। फिलर फॉर्म के जितने भी कोर्स हैं सारे कोर्सेज पे ये रेफरल कोड अप्लाई हो सकता है। और ऑलमोस्ट 13 पेपर 2 के सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। तो जो भी आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव में जिन्होंने भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है फिलर फॉर्म, आप उनको बोल सकते हैं और ये रेफरल कोड उनको भी दे सकते हैं, जिससे उनको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और हमारी क्लासेस जो होती हैं वो डेली 3 PM पे होती हैं। इन केस अगर क्लासेस 3 PM पे नहीं हो पाती हैं तो 8 PM पे होती हैं। अगर 3 PM पे नहीं होंगी तो 8 PM पे होंगी। वैसे डेली क्लासेस हमारी 3 PM पे ही होती है। तो हम लोगों ने रॉबर्ट किंग मर्टन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट किए थे, कुछ कॉन्सेप्ट उनके छूट गए थे जो हम रिपीट करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं रॉबर्ट किंग मर्टन के कॉन्सेप्ट के साथ। टैलकट पार्सन्स के सारे कॉन्सेप्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, उसकी पीडीएफ भी अपलोड हो चुकी है। जो भी नहीं देखे अभी तक उसको देख सकते हैं जाके। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है रॉबर्ट किंग मर्टन का जो आज हम लोग करने वाले हैं, कॉस्मोपॉलिटन एंड लोकल। कॉस्मोपॉलिटन एंड लोकल, महानगरीय और स्थानीय। महानगरीय और स्थानीय। तो कॉस्मोपॉलिटन और लोकल का भी कॉन्सेप्ट रॉबर्ट किंग मर्टन ने डिस्कस किया है, यानी कि महानगरीय और स्थानीय का कॉन्सेप्ट भी, इसकी भी अवधारणा रॉबर्ट किंग मर्टन ने डिस्कस किया है। टू इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, कल्चरल गोल एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड नॉर्म। ठीक, दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं रॉबर्ट किंग मर्टन। एक क्या है, कल्चरल गोल। कुछ कल्चरल गोल होता है और उसी से रिलेटेड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड नॉर्म्स होते हैं। यानी कि कल्चरल गोल होते हैं और उसको पूरा करने के लिए क्या इंस्टीट्यूशनलाइज्ड नॉर्म्स होंगे वो भी प्रोवाइड किया जाता है। तो ये दो चीजों की बात करते हैं रॉबर्ट किंग मर्टन कॉस्मोपॉलिटन एंड लोकल में, कि एक क्या होता है कल्चरल गोल और दूसरा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स। अब इन दोनों में यहीं पे उन्होंने एक इकोनॉमी का शब्द यूज किया, अभी हम लोग देखेंगे आगे। ठीक, सो टू इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, कल्चरल गोल एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड नॉर्म। सोशल स्टेटस इज अ पॉलीफाइलेटिक एंड पॉलीमॉर्फस।
ठीक। सो कॉस्मोपॉलिटन और लोकल का कॉन्सेप्ट उन्होंने डिस्कस किया है। कल्चरल गोल और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड नॉर्म्स का को डिस्कस करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं रॉबर्ट किंग मर्टन। उसके बाद आता है सोशल स्टेटस इज अ पॉलीफाइलेटिक एंड पॉलीमॉर्फस। ये भी रॉबर्ट किंग मर्टन ने ही कहा था। रॉबर्ट किंग मर्टन ने ही कहा था कि सोशल स्टेटस इज अ पॉलीफाइलेटिक एंड पॉलीमॉर्फस। ठीक। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रॉबर्ट किंग मर्टन ने या मतलब कॉस्मोपॉलिटन एंड लोकल का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो ये किसने डिस्कस किया है, तो रॉबर्ट किंग मर्टन हो जाएगा। और कल्चरल गोल और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड नॉर्म्स की बात कौन करता है, तो ये भी रॉबर्ट किंग मर्टन है। सोशल स्टेटस को किसने पॉलीफाइलेटिक या पॉलीमार्फस कहा है, तो ये भी रॉबर्ट किंग मर्टन है। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तीनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। ठीक। तो सोशल स्टेटस इज पॉलीफाइलेटिक एंड पॉलीमार्फस। दो महत्वपूर्ण अवधारणा, सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत मानदंड। ठीक। सो दो महत्वपूर्ण अवधारणा क्या है रॉबर्ट किंग मर्टन की, एक सांस्कृतिक लक्ष्य और दूसरा संस्थागत मानदंड। यानी कि कुछ सांस्कृतिक लक्ष्य होते हैं और उसको पूरा करने के लिए कुछ संस्थागत मानदंड होते हैं। ठीक। इसके बारे में बात करते हैं रॉबर्ट किंग मर्टन। सामाजिक स्थिति एक बहुपदीय और बहुरूपी है। ये कहते हैं कि सामाजिक स्थिति जो है वो क्या है, एक बहुपदीय है और बहुरूपी है। ठीक। एक तो बहुपद यानी कि कई पद इसमें होते हैं और बहुरूपी यानी कि कई रूप होते हैं इसके। ठीक। तो सामाजिक स्थिति एक बहुरूपी और बहुपदी और बहुरूपी है, ये किसने कहा था, तो रॉबर्ट किंग मर्टन ने कहा था। तो कॉस्मोपॉलिटन एंड लोकल की बात करते हैं। टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कल्चरल गोल एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड नॉर्म्स। सोशल स्टेटस इज पॉलीफाइलेटिक एंड पॉलीमॉर्फस। दो महत्वपूर्ण अवधारणा, सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत मानदंड। सामाजिक स्थिति एवं बहुपदी और बहुरूपी। ठीक। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट नेट बैलेंस का। नेट बैलेंस का भी कॉन्सेप्ट रॉबर्ट किंग मर्टन ने दिया है। नेवल शेष, जिसको हिंदी में निवल शेष कहते हैं, नेट बैलेंस यानी कि निवल शेष। ठीक। या शुद्ध संतुलन कह सकते हैं आप उसको। शुद्ध संतुलन। इस कॉन्सेप्ट ऑफ नेट बैलेंस रिफर्स टू द, असल जो नेट बैलेंस का वर्ड होगा वो शुद्ध संतुलन ही होगा। ठीक। यहाँ पे भी शुद्ध संतुलन ही होगा। His concept of net balance refers to the relative weight accorded to function and dysfunction। जब आप फंक्शन और डिसफंक्शन को इक्वल रेट या रिलेटिव वेट ही देते हैं तो उसी को नेट बैलेंस कहा जाता है। ठीक। इस कॉन्सेप्ट ऑफ नेट बैलेंस रिफर्स टू द रिलेटिव वेट अकॉर्डेड टू फंक्शन एंड डिसफंक्शन। जो वेट अकॉर्ड किया जाता है यानी कि असाइन किया जाता है फंक्शन को और डिसफंक्शन को, उसी को नेट बैलेंस कहा जाता है। इस कॉन्सेप्ट ऑफ नेट बैलेंस refers to the relative weight according to function and dysfunction। शुद्ध संतुलन की उनकी अवधारणा कार्यों और शिथिलता के सापेक्ष भार को संदर्भित करता है। यानी कि ये जो शुद्ध संतुलन की अवधारणा है वो क्या करता है, जो कार्य है या शिथिलता है उसकी सापेक्ष भार को संदर्भित करता है, उसी के सापेक्ष भार को संदर्भित करता है। नेक्स्ट, इन्होंने क्रिटिसाइज किया है ब्यूरोक्रेसी को। पहले आप लोगों को बताना है कि ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने डिस्कस किया था, ये बताइए। ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट किसने डिस्कस किया था, ये बताइए। ये हम लोगों ने पढ़ा है अभी थिंकर्स के बारे में ही। तो कौन से थिंकर ने ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है? रॉबर्ट किंग मर्टन ने क्रिटिसाइज किया है ब्यूरोक्रेसी को। किसने किया है, आंसर करिए फास्ट। मैक्स वेबर जी, ठीक है। सो क्रिटिसाइज ब्यूरोक्रेसी, तो मर्टन जो है क्रिटिसाइज करते हैं ब्यूरोक्रेसी को। क्यों? मर्टन स्टेटेड दैट bureaucrats emphasizes formality over impersonal relationship and have been trained to ignore the special circumstances of particular cases, causing them to come across as arrogant and haughty। arrogant and haughty। ठीक। सो रॉबर्ट किंग मर्टन ने ब्यूरोक्रेसी को क्रिटिसाइज क्यों किया है,
क्योंकि इसका ब्यूरोक्रेसी का एक फीचर होता है कि यहाँ पे फॉर्मेलिटी होती है, यानी कि सारी चीजें जो है वो लिखित फॉर्म में होती हैं, फॉर्मल होती है ये, और यहाँ पे पर्सनल रिलेशनशिप की कोई जगह नहीं होती। ठीक, ब्यूरोक्रेसी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिख के रखे होते हैं और उसी रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको चलना होता है, ना कि किसी के इमोशन के बेस पे। ये सब नहीं होता है, वहां पे इमोशन नहीं देखा जाता है। जो भी, जैसे आप अगर कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट में जो भी मतलब आपका इमोशन देख के तो जस्टिस नहीं होती है। जो भी मतलब एक रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो भी होगा वही उसका जो भी रिजल्ट होता है, यानी कि जो भी उसका फैसला होता है वो उसी के बेस पे होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन के बेस पे। उसी तरह क्या है, जो भी ये रॉबर्ट के किंग मर्टन जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं ब्यूरोक्रेसी को इसी वजह से कि यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो इतने फॉर्मल हो जाते हैं, इतनी मतलब ज्यादा उनके अंदर फॉर्मेलिटी आ जाती है कि वो पर्सनल रिलेशनशिप को भूल जाते हैं। यानी कि उनकी जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है उसको उसमें नहीं रखते हैं, बल्कि वो अपना काम जो भी एक फॉर्मल तरीके से करते हैं। और इस तरह से उनको ट्रेन किया जाता है कि वो जो भी स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे आपको रूल्स एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट जाके भी काम करना होता है, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स ऐसा नहीं करते हैं। वो इग्नोर कर देते हैं ऐसे स्पेशल सर्कमस्टांसेस को, या कुछ ऐसे पार्टिकुलर केस होते हैं जिस केस में मतलब हमको साफ नजर आता है कि यहाँ पे क्या चीजें करनी चाहिए क्या नहीं, लेकिन हम वहां पे इमोशन के बेस पे नहीं बल्कि वहां पे फॉर्मेलिटी के बेस पे काम करते हैं। तो वहां पे भी एक चीज, एक तरह का एक निगेटिव इम्पैक्ट होता है ब्यूरोक्रेट्स का। ठीक, जिसकी वजह से कॉजिंग देम टू कम अक्रॉस एंड एरोगेंट एंड हॉटी। तो उनको एक मतलब बहुत ज्यादा एरोगेंस माना जाने लगता है। ठीक, यानी कि बहुत ज्यादा गुस्सैल जिसको कहते हैं। ठीक, तो Merton stated that bureaucrats emphasize formality over interpersonal relationship। तो इन ये क्रिटिसाइज इस वजह से नहीं कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी गलत है, बल्कि ये कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी में जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर्मेलिटी की, ब्यूरोक्रेट जो है उसको बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को वो भूल जाते हैं। और कभी कभी कुछ ऐसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं या पर्टिकुलर केस होते हैं उसको वो लोग इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से उनको एक तरह से एरोगेंट माने जाने लगता है। नौकरशाही की आलोचना किया है रॉबर्ट किंग मर्टन ने। ठीक, नौकरशाही का कॉन्सेप्ट मैक्स वेबर ने दिया था और इसी की आलोचना किया है रॉबर्ट किंग मर्टन ने। मर्टन ने कहा है कि नौकरशाह पारस्परिक संबंधों पर औपचारिकता पर जोर देते हैं। तो ये जो नौकरशाही होती है ये औपचारिकता के बेस पे होती है। ठीक, यहाँ पे सारी चीजें लिखित तौर पे होती हैं कि आपको क्या कब करना है, ये सारी चीजें लिखित तौर पे होती हैं। तो मर्टन कह रहे हैं कि जो नौकरशाह होते हैं, यानी कि जो नौकरशाही की मतलब प्रणाली में होते हैं उनको नौकरशाह कहा जाता है। तो जो भी नौकरशाह होते हैं वो क्या करते हैं, जो पारस्परिक संबंध है उसको भूलकर औपचारिकता पर ज्यादा जोर देते हैं। ठीक, पारस्परिक संबंध को भूलकर औपचारिकता पे ज्यादा जोर देते हैं और उन्हें विशेष मामलों की विशेष परिस्थितियों को अनदेखा करने के लिए प्रशिक्षित किया गया और उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसी प्रशिक्षा दी जाती है कि वो कुछ विशेष मामले होते हैं या विशेष परिस्थितियां होती हैं उसको अनदेखा कर देते हैं। ठीक, क्योंकि उनको जो भी लिखा है उसी के हिसाब से चलना है। अब उनको मतलब नहीं है कैसी परिस्थिति है कैसा मामला है, इस सबसे कोई मतलब नहीं होता है। तो ये अपनी औपचारिकता को ही फॉलो करते वक्त ये कुछ विशेष मामले या विशेष परिस्थितियों पे को अनदेखा कर देते हैं, जिसकी वजह से लोगों के दिल में, लोगों के माइंड में जो है इनके प्रति एक तरह से आ जाता है कि जो नौकरशाह होते हैं वो घमंडी होते हैं। ठीक, घमंडी के रूप में सामने आते हैं या गुस्सैल के रूप में सामने आते हैं। ठीक, मर्टन ने कहा कि नौकरशाह पारस्परिक संबंधों पर औपचारिकता पर जोर देते हैं, यानी कि जो पारस्परिक संबंध है उसको भूलकर औपचारिकता पर जोर देते हैं और उन्हें विशेष मामलों की विशेष परिस्थितियों को अनदेखा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे वो घमंडी और घमंडी के रूप में सामने आते हैं। ठीक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रेड टैपिज्म का। रेड टैपिज्म यानी कि लाल फीताशाही। रेड टैपिज्म, लाल फीताशाही। अब आप देखेंगे कि जो ऑफिसेज होती हैं ब्यूरोक्रेट्स की, उसमें कुछ फाइलें होती हैं जो लाल फीते से बांध के रख दी जाती हैं और वो फाइलें फिर दब जाती हैं, उसको फिर निकाल के उस पर काम
नहीं किया जाता है, उसी को रेड टैपिज्म कहा जाता है। जो आप फाइल को दबा दें और उस पे काम ना करें तो उसी को रेड टैपिज्म कहा जाता है, लाल फीता स्याही। इट इज द प्रैक्टिस ऑफ रिक्वायरिंग एक्सेसिव पेपर वर्क एंड टेरियस प्रोसीजर बिफोर सोशल एक्शन कैन बी कंसीडर और कंप्लीटेड। यानी कि क्या होता है, बहुत रेड टैपिज्म मतलब एक फाइल को पूरा रेड टैप से बांध के रख दिया गया, अब पूरी मोटी फाइल बनती जा रही है। तो ये कह रहे हैं कि जो पेपर वर्क होते हैं किसी भी काम को करने के लिए, जो बहुत ज्यादा पेपर वर्क होते हैं उसी को रेड टैपिज्म कहा जाता है। ये ब्यूरोक्रेसी में बहुत आम चीज है कि कोई भी काम करना हो तो बहुत ज्यादा पेपर वर्क करना पड़ता है और ये बहुत ज्यादा टेडियस प्रोसीजर होता है कोई भी सोशल एक्शन करने से पहले, एंड कैन बी कंसीडर और कंप्लीटेड। तो मतलब कि कोई भी सोशल एक्शन को कंप्लीट करने के लिए या कंसीडर करने के लिए बहुत ज्यादा पेपर वर्क से गुजरना पड़ता है, इसीलिए इसी जो प्रोसेस है उसी को इन्होंने रेड टैपिज्म का नाम दिया है। इट इज द प्रैक्टिस ऑफ रिक्वायरिंग एक्सेसिव पेपर वर्क एंड टेडियस प्रोसीजर्स बिफोर सोशल एक्शन कैन बी कंसीडर और कंप्लीटेड। ठीक, तो मतलब कोई भी सोशल एक्शन करने के लिए या कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो बहुत ज्यादा पेपर वर्क करना पड़ता है। इसी बहुत ज्यादा पेपर वर्क को ही रेड टैपिज्म कहा जाता है। लाल फीता शाही सामाजिक क्रिया पर विचार करने या पूरा करने से पहले अत्यधिक कागजी कार्रवाई और थकाऊ प्रक्रिया की आवश्यकता का अभ्यास है। यानी कि क्या है, इसमें बहुत थकाऊ प्रक्रिया होती है, बहुत ज्यादा समय लगता है। तो कुछ लोग जो है इसको फॉलो भी नहीं कर पाते, छोड़ देते हैं कि हटाओ अब नहीं करेंगे ये। ठीक, बहुत ज्यादा कागजी कार्रवाई से गुजरना पड़ता है जिसकी वजह से ये काम नहीं हो पाता है। ठीक, तो इसी को लाल फीता शाही कहा जाता है। लाल फीता शाही सामाजिक क्रिया पर विचार करने के लिए, कोई भी सामाजिक क्रिया करना हो या नहीं करना है उस पर विचार करने के लिए, या उसको अगर करना है तो उसको पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा कागजी कार्रवाई से गुजरना पड़ता है और ये बहुत ही थकाऊ प्रक्रिया होती है। ठीक, इसीलिए इसको रॉबर्ट किंग मर्टन ने क्या कहा है, लाल फीता शाही। ठीक, ऑब्लिगेशन बाय इनकॉर्पोरेशन, ये भी कॉन्सेप्ट है रॉबर्ट किंग मर्टन का, ऑब्लिगेशन बाय इनकॉर्पोरेशन। अब ये क्या होता है ऑब्लिगेशन बाय इनकॉर्पोरेशन? बोथ द ओरिजिनल आइडिया एंड द लिटरल फॉर्मुलेशन ऑफ इट आर फॉरगेटन ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड एंड वाइड स्प्रेड यूज। सो ऑब्लिगेशन बाय इनकॉर्पोरेशन का क्या मतलब रहता है, जो ओरिजिनल आइडिया होती है या लिटरल फॉर्मुलेशन होता है वो जो है भुला दिया जाता है ड्यू टू प्रोलॉन्ग एंड वाइड स्प्रेड यूज, क्योंकि बहुत ज्यादा उसका यूज हो चुका है, बहुत ज्यादा उसका यूज होता रहता है। तो उसका कोई कोई वर्ड ऐसे होते हैं या कोई ऐसे रिचुअल्स ऐसे होते हैं जो बहुत जमाने से चलते आ रहे हैं, बहुत ज्यादा फैले हुए होते हैं, तो उसका ओरिजिनल मीनिंग क्या था ये लोग भूल जाते हैं। जैसे आप दीपावली मनाते हैं ना, तो अभी क्या है कि ये इतना ज्यादा वाइड स्प्रेड हो गया है कि मतलब लोग दिया तो जला लेते हैं, लेकिन उसका ओरिजिनल आइडिया क्या है, उसके पीछे क्यों ऐसी हम ये चीज करते हैं, उसके पीछे की वजह क्या है, ये बहुत से लोग नहीं जानते। ठीक, तो यहाँ पे यही कहने का मतलब है कि जो ओरिजिनल आइडिया होती है या लिटरल फॉर्मुलेशन होता है किसी भी कॉन्सेप्ट का, किसी भी ट्रेडिशन का, किसी भी वैल्यूज का, तो वो क्या होता है, भुला दिया जाता है। ऑफ इट आर फॉरगेटन ड्यू टू प्रोलॉन्ग एंड वाइड स्प्रेड यूज, क्योंकि वो इतना ज्यादा यूज होने लगता है कि लोग कहते हैं कि सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, हम पता नहीं कि क्यों ऐसा किया जाता है। एंड इंटर इनटू एवरीडे लैंग्वेज, और ये हर दिन के लैंग्वेज में शामिल हो जाता है। यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके पीछे क्या ओरिजिनल आइडियाज थी, क्या उसका फॉर्मुलेशन था, लिटरल फॉर्मुलेशन था, ये सब भुला दिया जाता है, क्योंकि वो हमारी रोज की जिंदगी में, रोज की लैंग्वेज में शामिल हो जाता है, रोज की भाषा बन जाती है हमारी। और एटलीस्ट द एवरीडे लैंग्वेज ऑफ गिवन एकेडमिक डिसिप्लिन। ठीक, कोई भी एकेडमिक डिसिप्लिन का अगर वर्ड है तो उस एकेडमिक डिसिप्लिन के लिए तो वो डेली यूज होने वाला बन जाता है। नो लॉन्गर बीइंग एट्रीब्यूटेड टू देयर क्रिएटर, अब उसका मतलब उसको किसने क्रिएट किया था, किसने नहीं, उस वर्ड को किसने क्रिएट किया था, वो आइडिया किसने दिया था, ठीक, ये सब उसके क्रिएटर से नहीं जोड़ा जाता है। ठीक, जिसने उसको बनाया है उसके क्रिएटर से नहीं जोड़ा जाता है। दस दे बिकम सिमिलर टू कॉमन नॉलेज, तो ये एक कॉमन नॉलेज के जैसा बन जाता है। ठीक, सो ये एक कॉमन नॉलेज के जैसा बन जाता है। मर्टन नोट्स दैट दिस प्रोसेस इज मच मोर कॉमन इन हाईली कोडिफाइड फील्ड ऑफ नेचुरल साइंसेस,
और ये प्रोसेस जो है सबसे ज़्यादा नेचुरल साइंसेज में यूज होता है। ऑब्लिगेशन बाय इनकॉर्पोरेशन जो है वो सबसे ज़्यादा नेचुरल साइंसेज में होता है देन इन सोशल साइंसेज। सोशल साइंसेज में कम होता है लेकिन नेचुरल साइंसेज में ज़्यादा होता है। तो यही है कि कुछ ऐसी आइडियाज होते हैं, कुछ लिटरल फॉर्मुलेशन होते हैं, ये सारी चीज़ें किसी भी वर्ड के पीछे क्या है वो भुला दी जाती हैं। इवन ये भी भुला दिया जाता है कि उसको किसने दिया था, किसने बनाया है, ये सारी चीज़ें भूल जाती हैं क्योंकि ये हमारी रोज की जिंदगी में यूज होने वाली चीजें हो जाती हैं या एटलीस्ट उस डिसिप्लिन में यूज होने वाली चीज बन जाती है, जिसकी वजह से इसको एक कॉमन नॉलेज के तौर पे देखा जाने लगता है। और मर्टन ने कहा है कि ये ज्यादातर नेचुरल साइंसेज में होता है देन इन सोशल साइंसेज। ठीक। So both the original idea and literal formulation of it are forgotten due to prolonged and widespread use and enter into everyday language, or at least everyday language of a given discipline, no longer being attributed to their creator. Thus they become similar to common knowledge. Merton notes that this process is much more common in highly codified field of natural sciences than in social sciences. निगमन द्वारा विस्मरण। एक तो ऑब्लिगेशन बाय इनकॉर्पोरेशन का हिंदी ट्रांसलेशन है निगमन द्वारा विस्मरण। ये क्या है? मूल विचार और उसके शाब्दिक सूत्रीकरण, यानी कि किसी भी शब्द के जो मूल विचार हैं या उसके शाब्दिक सूत्रीकरण हैं, दोनों लंबे और व्यापक उपयोग के कारण भुला दिए जाते हैं, क्योंकि वो शब्द जो है बहुत लंबे समय से और व्यापक उपयोग हो रहा है, उसका बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है, इसी वजह से उसका जो मूल विचार है या शाब्दिक सूत्रीकरण है वो भुला दिया जाता है। ठीक। और रोजमर्रा की भाषा में प्रवेश करते हैं, और ये वर्ड जो है चूंकि रोजमर्रा की भाषा में प्रवेश हो जाते हैं तो उसको किसने बनाया था, किसने नहीं बनाया था, ये सब पे ध्यान नहीं दिया जाता है, या कम से कम किसी दिए गए अकादमिक अनुशासन की रोजमर्रा की भाषा बन जाती है, या किसी एक सब्जेक्ट की। अकादमिक अनुशासन से आप ये समझिए कि जैसे अगर सोशियोलॉजी का कोई वर्ड है तो एटलीस्ट वो सोशियोलॉजी में इतना कॉमन हो जाता है कि सोशियोलॉजी में हमेशा यूज होने लगता है, समाज शास्त्र में वो हमेशा यूज होने लगता है, और वो इतना कॉमन हो जाता है कि जो भी समाज शास्त्री होते हैं उनको ये जरूरत ही नहीं पड़ती कि वो उसके मूल विचार ढूंढे या उसका शाब्दिक सूत्रीकरण ढूंढे। ठीक। अब उनके निर्माता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, मतलब उनके निर्माता जिसने उसको बनाया है उसके बारे में कोई नहीं सोचता है। ठीक। किसने उस शब्द को बनाया, उसका निर्माता कौन है, इस प्रकार के सामान्य ज्ञान के समान हो जाते हैं, यानी कि ये ज्ञान जो है समान ज्ञान के समान हो जाते हैं, यानी कि जैसा कि एक सामान्य ज्ञान होता है वैसे भी ये भी ज्ञान बन जाता है। ठीक। मर्टन ने नोट किया कि ये प्रक्रिया सामाजिक विज्ञानों की तुलना में प्राकृतिक विज्ञानों के अत्यधिक साहित्यबद्ध क्षेत्रों में अधिक समान है, यानी कि ज्यादातर ये प्राकृतिक विज्ञानों में इस तरह का निगमन द्वारा विस्मरण होता है, सामाजिक विज्ञान में कम होता है। ठीक। सबसे ज्यादा प्राकृतिक विज्ञानों में होता है, सामाजिक विज्ञानों में कम होता है। ठीक। तो निगमन द्वारा विस्मरण क्या है? मूल विचार और उसके शाब्दिक सूत्रीकरण दोनों लंबे और व्यापक उपयोग के कारण भुला दिए जाते हैं और रोजमर्रा की भाषा में प्रवेश करते हैं, या कम से कम किसी दिए गए अकादमिक अनुशासन की रोजमर्रा की भाषा अब उनके निर्माता को जिम्मेदार नहीं ठहराया, यानी कि उसके निर्माता के बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता है। इस प्रकार वे समान ज्ञान के समान हो जाते हैं। मर्टन ने नोट किया है कि यह प्रक्रिया सामाजिक विज्ञानों की तुलना में प्राकृतिक विज्ञानों के अत्यधिक साहित्यबद्ध क्षेत्रों में अधिक सामान्य है। ठीक। तो ऑब्लिगेशन बाय इनकॉर्पोरेशन, निगमन द्वारा विस्मरण, ये आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। दूसरा आता है ग्रुप डायनामिक का भी कॉन्सेप्ट जो है ये मर्टन ने डिस्कस किया है पार्सन के साथ, टलकट पार्सन के साथ। ठीक। तो ग्रुप डायनामिक जो है वो डिस्कस किया है मर्टन ने, तब इसको डिस्क्राइब किया है पार्सन के साथ। स्टडी ऑफ ग्रुप्स इन रिगार्ड टू देयर इंटरनल डायनामिक्स, जब आप जो है किसी ग्रुप की स्टडी करते हैं इन रिगार्ड टू देयर इंटरनल डायनामिक, तो उसी को ग्रुप डायनामिक कहा जाता है। एंड स्पेसिफिक ग्रुप प्रोसेस, और उस ग्रुप का जो स्पेसिफिक प्रोसेस होता है उसके अकॉर्डिंग आप उसको स्टडी करने लगते हैं, विच जनरेट फेनोमेना दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन सोलली। ठीक। मतलब कुछ ऐसी इंटरनल डायनामिक्स होती हैं, कुछ स्पेसिफिक ग्रुप प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से वो एक ऐसा फेनोमेना जनरेट करते हैं जिसको आप अकेले नहीं डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसको आप अकेले एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, बगैर ग्रुप के डायनामिक्स को समझे,
बगैर उसके स्पेसिफिक प्रोसेस को समझे आप उसको सोलली यानी कि अकेले उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिसिपेंट और बाय द इंस्टीट्यूशनल और सोशल कॉन्टेक्स्ट इन विच दे आर सिचुएटेड। तो ना ही आप सिर्फ पार्टिसिपेंट को देखकर यानी कि उस ग्रुप के जो पार्टिसिपेंट हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक को देखकर किसी ग्रुप को एक्सप्लेन कर सकते हैं, और ना ही आप किसी इंस्टीट्यूशन को या सोशल कॉन्टेक्स्ट को बगैर पार्टिसिपेंट के उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यानी कि दोनों को आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। सो ग्रुप डायनामिक्स, सिंपल आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि ग्रुप डायनामिक्स का कॉन्सेप्ट किसका है, किससे रिलेटेड है। तो ये आर.के. मर्टन या पार्सन दोनों हो सकते हैं इसके आंसर। ठीक, स्टडी ऑफ ग्रुप्स in regard to their internal dynamics and specific group processes which generate phenomena that cannot be explained solely by characteristics of the participant or by the institutional or social context in which they are situated. समूह की गतिशीलता, पार्सन के साथ इस कॉन्सेप्ट को दिया है, इस अवधारणा को दिया है आर.के. मर्टन ने समूह की गतिशीलता का। उनकी आंतरिक गतिशीलता और विशिष्ट समूह प्रक्रिया के संबंध में समूहों का अध्ययन, यानी कि समूह का अध्ययन करना कैसे उनकी आंतरिक गतिशीलता और उनकी विशिष्ट समूह प्रक्रिया के संबंध में। ठीक, समूह का अध्ययन आप करेंगे किसकी, उनकी आंतरिक गतिशीलता और उनकी विशिष्ट समूह प्रक्रिया के संबंध में ही, जो ऐसी घटना उत्पन्न करता है जिससे केवल प्रतिभागियों की विशेषताओं या संस्थागत या सामाजिक संदर्भों द्वारा नहीं समझा जा सकता है जिसमें वो स्थित है। ठीक, तो आप सिर्फ प्रतिभागी के जरिए नहीं समझ सकते हैं उसको, ना ही सिर्फ उसके संस्थागत या सामाजिक संदर्भों के द्वारा समझ सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन अभी तक जो पूछा गया है वो यही कि समूह की गतिशीलता किससे संबंध है। तो आर.के. मर्टन या पार्सन दोनों हो सकते हैं, क्योंकि पार्सन के साथ ही इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। सेरेंडिपिटी का कॉन्सेप्ट दिया है आर.के. मर्टन ने। निश्चलता का कॉन्सेप्ट दिया है आर.के. मर्टन ने। इसका क्या मतलब होता है सेरेंडिपिटी का? कमिंग टुगेदर ऑफ नेचुरल साइंसेज एंड सोशल साइंसेज। जब नेचुरल साइंसेज एंड सोशल साइंसेज एक साथ आती हैं तो उसी को सेरेंडिपिटी कहा जाता है। तो सिंपल वर्ड है ये, सेरेंडिपिटी मीन्स कमिंग टुगेदर ऑफ नेचुरल साइंसेज एंड सोशल साइंसेज। नेचुरल साइंसेज और सोशल साइंसेज का एक साथ आना क्या कहलाता है? सेरेंडिपिटी कहलाता है। निश्चलता क्या है? प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का एक साथ आना क्या कहलाता है? निश्चलता कहलाता है। ठीक, प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का एक साथ आना निश्चलता कहलाता है। सेरेंडिपिटी, निश्चलता। ठीक, याद रखना है ये। नेक्स्ट, मर्टन डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ एनोमी टू डिस्क्राइब दिस इम्बैलेंस बिटवीन कल्चरल गोल एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स। तो हमने पढ़ा है पिछली स्लाइड्स में कि कल्चरल गोल एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन, ये कॉन्सेप्ट दिया है आर.के. मर्टन ने कि कुछ कल्चरल गोल होते हैं और उसके इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन होते हैं। जब इन दोनों के बीच में बैलेंस बिगड़ जाता है, यानी कि या तो कल्चरल गोल अलग हो गया इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन से में, या गोल सही है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन बदल गए हैं, तो दोनों के बीच में अगर बैलेंस बिगड़ जाता है तो एनोमी होती है, एनोमी की कंडीशन हो जाती है। ठीक, सो एनोमी का कॉन्सेप्ट और एक थिंकर ने डिस्कस किया है, बताइए कि कौन किसने किया? हम लोग पढ़ चुके हैं उनको भी। एनोमी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो मर्टन ने भी इसको डिस्क्राइब किया है और कहा है कि ये कल्चरल गोल एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन के बीच में अगर इम्बैलेंस होता है तो एनोमिक सिचुएशन हो जाती है। ठीक, तो किसने डिस्कस किया है एनोमी का कॉन्सेप्ट? Merton developed the concept of anomy to describe this imbalance between cultural goal and institutionalized means. मर्टन ने सांस्कृतिक लक्ष्यों और संस्थागत साधनों के बीच असंतुलन का वर्णन करने के लिए एनोमी की अवधारणा विकसित की है। तो एनोमी की अवधारणा मर्टन ने भी दिया है, एक और थिंकर ने दिया है, एक और समाजशास्त्री ने दिया है। वो आपको आंसर करना है कमेंट में कि किसने किया है। ठीक, सो मर्टन का एनोमी का कॉन्सेप्ट क्या है, एनोमी की अवधारणा क्या है कि जब सांस्कृतिक लक्ष्यों और संस्थागत साधनों के बीच में असंतुलन हो जाता है तो इसी को एनोमी कहा जाता है।
हर चीज का एक कल्चरल गोल होता है, ठीक है, कोई भी चीज होती है तो कल्चरल गोल, आपके जो कल्चर होते हैं उसके कुछ कल्चरल गोल होते हैं, ठीक, कि आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए कैसा नहीं, ये सारी चीजें कल्चरल गोल से जुड़ी हुई होती है, ठीक। अब उस गोल को पाने के लिए अलग अलग तरीके बताए गए जाते हैं, कि सोसाइटी में उसके इंस्टीट्यूशनलाइज मीन भी होते हैं, अलग अलग तरीके भी बताए जाते हैं कि ये गोल आपको पाना है तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा, ठीक। जैसे आपको 10 मान लेते हैं 100 रुपए आपको कमाने, ठीक, तो ये आपका कल्चरल गोल हो गया कि आपको 100 रुपए कमाने। तो इसके इंस्टीट्यूशनलाइज मीन जो है, जो हमारा इंस्टीट्यूशन, जो हमारी सोसाइटी बताती है, वो ये है कि आप सही तरीके से कहीं पे काम करके किसी का कमा के आप उसको 100 रुपए पाइए, ठीक। और दूसरा जो है इसका तरीका क्या है, जो आ, माना जाता है कि वो जो है इंस्टीट्यूशनलाइज मीन के खिलाफ है, ठीक। सो 100 रुपए पाना है तो सेम तरीका है, आप कहीं पे काम करिए और 100 रुपए का, और वहां पे आप 100 रुपए लेके चले आइए। दूसरा क्या तरीका है कि आप कहीं से चोरी कर लीजिए, तो ये इंस्टीट्यूशनलाइज मीन के खिलाफ है। तो दोनों के बीच में जब इम्बैलेंस हो जाता है तो इकोनॉमिक सिचुएशन आती है। ये कॉन्सेप्ट डर्कीम ने भी दिया है, ये कॉन्सेप्ट डर्कीम ने दिया है, लेकिन डर्कीम का इकोनॉमी मतलब क्या होता है आप बताइए, पढ़ चुके हम लोग, आपको बताना है डर्कीम के इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट से क्या मतलब है। हाँ, तो वही एनोमी है कि जब आप कल्चरल गोल और इंस्टीट्यूशनलाइज मीन दोनों के बीच में इम्बैलेंस हो जाए, यानी कि बैलेंस नहीं है, आप जो आपका कल्चरल गोल है उससे रिलेटेड कुछ इंस्टीट्यूशनलाइज मीन है। अगर आप कल्चरल गोल को मानते हैं लेकिन इंस्टीट्यूशनलाइज मीन को नहीं मानते तो भी एनोमी हो जाएगी। अगर आप इंस्टीट्यूशनलाइज मीन को मानते हैं लेकिन कल्चरल गोल को नहीं मानते तो भी ये एनोमी होगा। जब दोनों के बीच में इम्बैलेंस हो जाएगा तो उसको एनोमी कहा जाता है। डकीम ने भी एनोमी का कॉन्सेप्ट दिया है, आपको बताना है कि डॉकिन के एनोमी के कॉन्सेप्ट से क्या मतलब है। ओके, वेलकम दिव्या, फर्स्ट क्लास है आपकी। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, आप कल बताएंगे क्लास की पहले ही आप ये बताएंगे कि एनोमी, डॉकिन का जो एनोमी का कॉन्सेप्ट है उसका क्या मतलब है, क्योंकि आपको पीडीएफ दिया गया, आप लोग पीडीएफ पढ़ते नहीं। नहीं, आप डायरेक्ट उसका ट्रांसलेट नहीं करिए, सामाजिक विनिमय, उसको एक्सप्लेन करना है आपको, मतलब बताना है कि इसका क्या मतलब होता है, ठीक। तो आप पीडीएफ पढ़िए, कहीं से भी देखिए, इसको कल आपको बताना है। रेगुलेशन से रिलेटेड है, मैं इतना बता दे रहा हूँ बस, बाकी आपको बताना है। विनिमय से ही रिलेटेड है, लेकिन रेगुलेशन मतलब विनिमय नहीं होता है ना। रेगुलेशन का हिंदी क्या होता है बताइए। एक मिनट। विनियमन होता है, विनियमन, विनिमय नहीं, विनियमन होता है। सो विनियमन से रिलेटेड है, आपको कल बताना है, ये आपका होमवर्क है कि डोखीम के एनोमी के कॉन्सेप्ट से क्या मतलब। मर्टन का एनोमी का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, आपको डोखीम का बताना है क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं। विनियमन होता है, विनियमन मतलब रेगुलेशन। नेक्स्ट आता है स्ट्रेंथ थ्योरी। स्ट्रेंथ थ्योरी भी मर्टन ने ही दिया है, तनाव सिद्धांत, ठीक, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक, स्ट्रेंथ थ्योरी किसने दिया है, तो मर्टन ने दिया है स्ट्रेंथ थ्योरी। इकोनॉमी का हिंदी मैंने बताया विनियमन होता है।
Strain theory is a sociology and criminology theory developed in 1938. तो स्ट्रेन थ्योरी क्या है, सोशोलॉजी में भी यूज होती है और क्रिमिनोलॉजी भी, इसमें ये भी एक डिसिप्लिन है, इसमें भी ये यूज होती है। 1938 में मर्टन ने स्ट्रेन थ्योरी दिया था कि तनाव सिद्धांत 1938 में रॉबर्ट के मर्टन द्वारा विकसित किया गया है। और ये सिद्धांत जो है समाजशास्त्र के साथ साथ अपराध विज्ञान सिद्धांत भी है, यानी कि अपराध विज्ञान में भी ये सिद्धांत यूज होता है और समाजशास्त्र में भी यूज होता है। तो आपको ईयर भी याद रखना है, 1938 रॉबर्ट के मर्टन स्ट्रेन थ्योरी। ठीक, तनाव सिद्धांत 1938, ठीक, रॉबर्ट के मर्टन द्वारा विकसित किया गया है और ये समाजशास्त्र और अपराध विज्ञान दोनों में यूज होता है। ठीक, The theory states that society puts pressure on individual to achieve socially accepted goal. तो इस तनाव सिद्धांत से यानी कि स्ट्रेन थ्योरी से क्या मतलब है, सोसाइटी इंडिविजुअल पे प्रेशर डालती है, इंडिविजुअल पे हमेशा प्रेशर डालती है कि वो जो भी सोसाइटी के गोल हैं उसको एक्सेप्ट करे, उसको अचीव करे। ऑन इंडिविजुअल टू अचीव सोशली एक्सेप्टेड गोल, इंडिविजुअल पे ये, क्योंकि हर समाज का एक कल्चरल गोल होता है, ठीक, एक सोशली एक्सेप्टेड गोल होता है। तो सोसाइटी उस समाज में, उस सोसाइटी में जो भी रहने वाले इंडिविजुअल होते हैं उनके ऊपर प्रेशर डालती है कि ये गोल आपको अचीव करना ही करना है। ठीक, द थ्योरी स्टेट दैट सोसाइटी पुट्स प्रेशर ऑन इंडिविजुअल टू अचीव सोशली एक्सेप्टेड गोल सच एज द अमेरिकन ड्रीम। जैसे कि अमेरिकन ड्रीम क्या था कि सारे लोग इक्वल होंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, सारे लोगों को इक्वलिटी बिफोर लॉ दिया जाएगा। ये सारी चीजें क्या है, अमेरिकन गोल में थी, हम लोग देख चुके हैं मर्टन के कॉन्सेप्ट में। तो ये क्या है, अब अमेरिकन गोल को अचीव करने के लिए सोसाइटी प्रेशर डालती है इंडिविजुअल के ऊपर, दो दे लैक द मीन। अगरचे मतलब मीन जो है वो फॉलो नहीं कर रहे हों, लेकिन उनको जो है वो कल्चरल गोल को फॉलो करना पड़ता है, ठीक, उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। सिद्धांत कहता है कि समाज सामाजिक रूप से स्वीकृत लक्ष्यों जैसे कि अमेरिकी सपने को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों पर दबाव डालता है। तो ये सिद्धांत, जो तनाव सिद्धांत है, वो क्या कहता है कि जो समाज है, वो जो भी समाज के जो भी सदस्य होते हैं उनके ऊपर सामाजिक रूप से स्वीकृत लक्ष्य को पूरा करने के लिए, प्राप्त करने के लिए दबाव डालता है। ठीक, जैसे कि अमेरिकी सपने क्या है, एक लक्ष्य है। अब अमेरिकी सपने को पूरा करने के लिए समाज उसके अपने सदस्य पर ही दबाव डालता है, हालांकि उनके पास साधनों की कमी होती है। ठीक, साधन की कमी है तो उस लक्ष्य को वो पाने में असमर्थ होंगे, लेकिन फिर भी समाज उनके ऊपर दबाव डालता है, जिसकी वजह से तनाव होता है। इसी को क्या कहा जाता है, तनाव सिद्धांत कहा जाता है। जैसे कि आप अगर मेल हैं, तो मेल हैं यानी कि पुरुष हैं, तो हमारा जो इंडियन समाज है वो ये मानता है कि मेल या पुरुष जो है वो क्या है, ब्रेड अर्नर है, यानी कि कमाने वाले हैं। तो अब ये समाज की एक्सपेक्टेशन है आपसे, आपको ये पूरा करना ही करना है। अब जरूरी नहीं है कि आपके पास सबके जितना साधन हो आपके पास ये काम पूरा करने के लिए। समाज, अब साधन की कमी होती है, लेकिन समाज का ये प्रेशर होता है कि आप पुरुष हैं तो आपको ये करना ही पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे मर्टन मोड्स ऑफ एडॉप्टेशन टू एनॉमिक स्ट्रेंथ। तो एनॉमिक स्ट्रेंथ को एडॉप्ट करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, यानी कि कल्चरल गोल को पूरा करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, मोड्स ऑफ एडॉप्टेशन होते हैं। ठीक, तो मोड्स ऑफ एडॉप्टेशन से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक, तो इसमें कितनी चीजें होती हैं, 5 चीजें हैं। पहला है कंफर्मिटी, दूसरा है इनोवेशन, तीसरा है रिचुअलिज्म, चौथा है रिट्रेटिज्म और पांचवा है रिबेलियन। ठीक, तो CIRRR, CIRRR। ठीक,
सो कन्फर्मिटी क्या है? जब आप कल्चरल गोल को भी एक्सेप्ट करते हैं और उसके साथ साथ जो कल्चरल मीन है उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। कल्चरल गोल के साथ साथ आप कल्चरल मीन यानी कि जो भी समाज, जो भी सोसाइटी ने कल्चरल गोल बताया है वो भी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, और उस कल्चरल गोल को पाने के लिए जो भी इंस्टीट्यूशनलाइज मीन बताया है वो भी आप फॉलो कर रहे हैं। तो आप आप किसमें आ जाएंगे? कन्फर्मिटी में आ जाएंगे, यानी कि आप कन्फर्म कर रहे हैं, उस चीज को मान रहे हैं। ठीक। इनोवेशन क्या है? आप कल्चरल गोल को तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ठीक है, जो भी आपका गोल है उसको हम पूरा करेंगे, कल्चरल गोल जो है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, उसको हम पूरा करेंगे, लेकिन उसका जो तरीका है उसको पाने का, जो इंस्टीट्यूशनलाइज मीन है उसको हम रिजेक्ट करते हैं। हम किसी भी तरीके से वो गोल पूरा करेंगे, आपके बताए हुए इंस्टीट्यूशनलाइज मीन से वो गोल नहीं फॉलो करेंगे। तो इसी को क्या कहा जाता है? इनोवेशन कहा जाता है। ठीक। तो कंफर्मिटी में क्या है? आप कल्चरल गोल को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और इंस्टीट्यूशनलाइज मीन को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इनोवेशन में क्या है? कल्चरल गोल को एक्सेप्ट कर रहे हैं लेकिन इंस्टीट्यूशनलाइज मीन को आप रिजेक्ट कर रहे हैं। रिचुअलिज्म में क्या है? आप कल्चरल गोल को रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक, कल्चरल गोल को आप रिजेक्ट कर रहे हैं कि हम आपके कल्चरल गोल को नहीं मानेंगे, हाँ आपके जो इंस्टीट्यूशनलाइज मीन है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। ठीक। तो इनोवेशन में कल्चरल गोल को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज मीन को रिजेक्ट कर रहे हैं। रिचुअलिज्म में कल्चरल गोल को रिजेक्ट कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज मीन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक। नेक्स्ट आ जाता है रिट्रीटिज्म। रिट्रीटिज्म क्या है? इसमें हम कल्चरल गोल को भी रिजेक्ट करते हैं और इंस्टीट्यूशनलाइज मीन को भी रिजेक्ट करते हैं। रिट्रीटिज्म क्या है? इसमें हम कल्चरल गोल को भी रिजेक्ट करते हैं और इंस्टीट्यूशनलाइज मीन को भी रिजेक्ट करते हैं, यानी कि दोनों को नहीं मानते। अब यहाँ पे रिट्रीटिज्म और रिबेलियन में दो फर्क है, मतलब एक फर्क है, रिट्रीटिज्म और रिबेलियन में एक फर्क है। दोनों कल्चरल गोल और इंस्टीट्यूशनलाइज मीन को रिजेक्ट करते हैं, लेकिन रिट्रीटिज्म क्या करता है? सिर्फ रिजेक्ट करता है, उसको रिप्लेस करने की कोशिश नहीं करता है, सिर्फ उसको मानता नहीं है, लेकिन उसकी जगह पे और क्या होगा ये नहीं लेता है। लेकिन रिबेलियन जो है उसकी जगह पे क्या होगा? उसको रिप्लेस भी करते हैं। कल्चरल गोल नहीं मानेंगे, लेकिन क्या कल्चरल गोल होगा वो भी बनाएंगे, रिप्लेस करेंगे उसको। ठीक। इंस्टीट्यूशनलाइज मीन को रिजेक्ट करेंगे लेकिन उसको रिप्लेस भी करेंगे। ठीक। तो यही फर्क है रिट्रीटिज्म और रिबेलियन में। रिट्रीटिज्म दोनों को रिजेक्ट करते हैं लेकिन उसको रिप्लेस नहीं करते, जबकि रिबेलियन दोनों को रिप्लेस भी करते हैं और रिजेक्ट भी करते हैं। ठीक। तो ये आपको याद रखना है। कंफर्मिटी, इनोवेशन, रिचुअलिज्म, रिट्रीटिज्म, रिबेलियन। कभी कभी सिर्फ इससे ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि मोड्स ऑफ एडॉप्शन में क्या क्या चीजें आती हैं। तो कंफर्मेशन, इनोवेशन, रिचुअलिज्म, रिट्रीटिज्म, रिबेलियन। ठीक। तो गोद लेने के 5 तरीके कौन कौन से हैं? एडॉप्टेशन के 5 तरीके, यानी कि संतुलन बनाए रखने के 5 तरीके क्या होते हैं वो आप देख लीजिएगा। एडॉप्टेशन का एग्जैक्ट हिंदी क्या होता है? ठीक। तो इसके 5 तरीके हैं। सबसे पहले आता है अनुरूपता। अनुरूपता में आप क्या करते हैं? सांस्कृतिक लक्ष्य को भी एक्सेप्ट करते हैं और संस्थागत साधनों को भी एक्सेप्ट करते हैं। सांस्कृतिक लक्ष्य को भी एक्सेप्ट स्वीकार करते हैं और संस्थागत साधन को भी स्वीकार करते हैं। उसके बाद आता है नवाचार। नवाचार में आप सांस्कृतिक लक्ष्य को तो स्वीकार करते हैं लेकिन संस्थागत साधन को अस्वीकार कर देते हैं। कर्मकांड में क्या है? आप सांस्कृतिक लक्ष्यों को भी अस्वीकार करते हैं लेकिन संस्थागत साधनों को स्वीकार करते हैं। रिट्रीटिज्म की हिंदी नहीं मिल पाई है, देख लीजिएगा क्या होता है। कि इसमें आप क्या करते हैं? सांस्कृतिक लक्ष्यों को तो अस्वीकार करते हैं और उसके साथ साथ संस्थागत साधनों को भी अस्वीकार करते हैं। और इन दोनों में फर्क क्या है? विद्रोह में फर्क और रिट्रीटिज्म में क्या फर्क है? विद्रोह में आप अस्वीकार करते हैं दोनों चीजों को लेकिन उसको बदलते भी, अस्वीकार करने के साथ साथ अब उसको बदलते भी हैं। 1 मिनट में बता दूं रिट्रीटिज्म की हिंदी क्या होती है, आप लोग भी देख लीजिए अगर मिलता है कहीं तो।
सबसे पहले आता है अनुपालन, दूसरा है नवाचार, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग, नहीं मिल रहा है उसमें, या तो मैं कल बता दूंगा इसमें क्या होता है। ठीक, मिडिल रेंज थ्योरी या मैनिएचर थ्योरी, ये भी रॉबर्ट के मर्टन ने दिया है। मिडिल रेंज थ्योरी या मैनिएचर थ्योरी, मिडिल रेंज थ्योरी या मैनिएचर थ्योरी, ये भी रॉबर्ट की मर्टन ने दिया है। फॉर मर्टन, मिडिल रेंज थ्योरी इज द सेट ऑफ लॉज दैट आर ड्राइव फ्रॉम ग्रांड थ्योरी एंड लिंक टू ऑब्जर्वेशन बाय ब्रीच लॉ। ठीक, सो ये क्या है, मिडिल रेंज थ्योरी क्या है, इज अ सेट ऑफ लॉज, ये सेट ऑफ लॉज है जो कहां से निकलता है, जो भी ग्रांड थ्योरीज होती हैं उससे निकलता है। एंड लिंक टू ऑब्जर्वेशन बाय ब्रीच लॉज, और ऑब्जर्वेशन से कैसे लिंक होता है, ये ब्रीच लॉज के जरिए। ठीक, मर्टन के लिए मध्य श्रेणी सिद्धांत कानूनों का समूह है जो भव्य सिद्धांत से प्राप्त होता है। तो ये कानूनों का एक समूह है जो भव्य सिद्धांत से प्राप्त होता है और पुल कानूनों द्वारा अवलोकन से जुड़ा होता है। ठीक, तो इससे जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो सिर्फ यही पूछे गए हैं कि मिडिल रेंज थ्योरी या मैनिएचर थ्योरी किसकी। ठीक, तो ये ग्रांड थ्योरी से निकाले हुए लॉज हैं जो ऑब्जर्वेशन के लिए ब्रिज लॉ के जरिए लिंक किए जाते हैं। मिडिल रेंज थ्योरीज आर सिंपली लेस एब्स्ट्रैक्ट, तो ये मिडिल रेंज थ्योरी जो होती हैं वो लेस एब्स्ट्रैक्ट होती हैं एंड हेंस मोर डायरेक्टली टेस्टेबल, और इसको आप डायरेक्टली टेस्ट कर सकते हैं। consequences of grand theories, यानी कि more directly testable consequences of grand theories, यानी कि जो ग्रांड थ्योरी को आप टेस्ट करते हैं उसकी वजह से जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो उसी को आप मिडिल रेंज थ्योरी कह सकते हैं। मध्य श्रेणी के सिद्धांत केवल कम अमूर्त होते हैं और इसलिए अधिक प्रत्यक्ष रूप से परीक्षण योग्य हैं भव्य सिद्धांतों के परिणाम, यानी कि परीक्षण योग्य भव्य सिद्धांतों के परिणाम। ठीक, तो सिंपली आपसे मिडिल रेंज थ्योरी या मैनिएचर थ्योरी किसने दिया है यही पूछा जाता है। मध्य श्रेणी सिद्धांत है ये, ठीक है, मिडिल रेंज थ्योरी यानी कि मध्य श्रेणी सिद्धांत। हिंदी में यहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं हुआ है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ मध्य श्रेणी सिद्धांत। नेक्स्ट आता है क्यूडोज फ्रेमवर्क। इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जनरली क्वेश्चन मर्टन से रिलेटेड क्यूडोज फ्रेमवर्क से ही पूछा जाता है। तो क्यूडोज फ्रेमवर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसमें चार चीजें आती हैं। क्यूडोज का असल में फुल फॉर्म है ये, कम्युनिज्म, यूनिवर्सलिज्म, डिसइंटरेस्टेडनेस, ऑर्गेनाइज्ड स्केप्टिसिज्म। कम्युनिज्म, यूनिवर्सलिज्म, डिसइंटरेस्टेडनेस, ऑर्गेनाइज्ड स्केप्टिसिज्म। यहाँ पे आपको कभी कभी कंफ्यूज करता है डी हटा के, ठीक, डिस हटा के, डिसइंटरेस्टेडनेस, तो आपको बोल देगा क्यूडोज फ्रेमवर्क में क्या क्या चीजें आती हैं। तो कम्युनिज्म, यूनिवर्सलिज्म, इंटरेस्टेडनेस, ऑर्गेनाइज्ड स्केप्टिसिज्म। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे डिस है, ठीक, कम्युनिज्म, यूनिवर्सलिज्म, डिसइंटरेस्टेडनेस, ऑर्गेनाइज्ड स्केप्टिसिज्म। साम्यवाद, सार्वभौमिकता, उदासीनता, संगठित संशयवाद। ठीक, साम्यवाद, सार्वभौमिकता, उदासीनता, संगठित संशयवाद। ठीक, ये क्यूडोज फ्रेमवर्क है, ये भी मर्टन का ही है। नेक्स्ट हम लोग बुक देख लेते हैं कौन कौन सी है। आपसे मैं बहुत बार बताया हूँ कि जो भी थिंकर हैं उनकी क्रोनोलॉजी पूछी जाती है बुक की, तो आपको ईयर वाइज याद रखना है। ठीक, तो प्यूरिटेनिज्म, पीटिज्म एंड साइंस, ये 1936 में पब्लिश हुई थी। मास परसुएशन, द सोशल साइकोलॉजी, 1948। अ वार बॉर्न ड्राइव, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, 1949।
द ट्रेवल एंड एडवेंचर ऑफ सेरेंडिपिटी, सेरेंडिपिटी का कॉन्सेप्ट भी है इनका, तो इससे आप याद रखिए कि सेरेंडिपिटी जो है वो आर के मर्टन का है। द ट्रेवल एंड एडवेंचर ऑफ सेरेंडिपिटी 1950। द फोकस्ड इंटरव्यू, फोकस ग्रुप डिस्कशन भी इन्होंने किया है, तो फोकस इंटरव्यू ये भी इनकी बुक है, 1956 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट है द सोशियोलॉजी ऑफ साइंस, सोशियोलॉजी ऑफ साइंस 1962 में पब्लिश हुई थी। ऑन द सोल्जर ऑफ ज्ञान 1965 पूछा गया क्वेश्चन इससे भी। Ascendian postscript on the theoretical sociology, varieties of political expression in sociology, on the theoretical sociology 1967 और varieties of political expression in sociology 1972। तो ये बुक्स आपको याद रखने हैं। अब इसमें मैं बता दे रहा हूँ जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। मास परसुएशन से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक। सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रेवल एंड एडवेंचर ऑफ सेरेंडिपिटी, इससे भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। फोकस इंटरव्यू से क्वेश्चन पूछा गया है। ये बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। और ये द सोल्जर ऑफ ज्ञान, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन क्वेश्चन सारी बुक जितनी भी यहाँ पे मेंशन है किसी से भी पूछा जा सकता है, तो आपको सारी बुक याद रखना है और ईयर वाइज याद रखना है, ठीक। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और भी बुक हैं, देख लेते हैं। सोशियोलॉजिकल एम्बिवेलेंस एंड अदर एसेज 1976, क्रिमिनोलॉजी 1978, द रोल सेट, रोल सेट का कॉन्सेप्ट भी आर के मर्टन का है, तो कॉन्सेप्ट अगर याद है तो बुक भी बता सकते हैं आप, 1993। ऑन द सोल्जर ऑफ ज्ञान द पोस्ट इटालियनेट एडिशन 1993। द स्टूडेंट फिजिशियन 2003। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी कोई क्वेश्चन है आपका तो कर सकते हैं। और कल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस। क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस के कॉन्सेप्ट कल हम लोग पढ़ेंगे। और इस आज की क्लास की पीडीएफ अपलोड हो चुकी है। पहले की जो मर्टन की पीडीएफ अपलोड हुई है उसमें सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं, तो वही आपको पढ़ना है। आज की क्लास की पीडीएफ पहले ही अपलोड हो चुकी है। नहीं, मैं नहीं था उसमें। आप लोगों ने ज्वाइन किया था? ठीक है, फिर लीव करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।